हाय दोस्तों, मेरा नाम है परागपाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉइंट्स इन स्टील स्ट्रक्चर इस टॉपिक के बारे में। इसके हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे बेस्ड अपॉन आईएस कोड 800-2007 लिमिट स्टेट ऑफ मेथड LSM। और इन नोट्स को अगर आपको पढ़ना है तो आपको मेरे वेबसाइट के ऊपर आना पड़ेगा जिसका नाम है www.civilnotes.com। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये स्टील स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जॉइंट्स इन स्टील स्ट्रक्चर, जिसमें बोल्ट कनेक्शंस आते हैं, वेल्डेड कनेक्शंस आते हैं, इनके शेयर फेल्यूर आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है। तो आज हम इस सीरीज में, मतलब स्टील स्ट्रक्चर के इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं आपके स्टील स्ट्रक्चर को पूरा कवर करने वाला हूं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग सिविल इंजीनियर इन सब सीरीज का फायदा उठाएंगे, जिसके माध्यम से आपको काफी हद तक अच्छी नॉलेज मिलेगा। इसमें मैं जॉइंट कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन, टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, बैटनिंग, लेसनिंग सब कवर करने वाला हूं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मेन टॉपिक आज का है वो है टाइप्स ऑफ बोल्ट्स। ओके, तो सबसे पहला टाइप जो मेरा टॉपिक है आज वो है टाइप्स, ओके, ऑफ बोल्ट्स। बेसिकली आपको ये समझना बहुत जरूरी होता है कि जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं कुछ दो तीन चीजों से। जैसे मान के चलिए बोल्ट्स के वजह से, ओके, या फिर रिवेट्स के वजह से, ओके, या फिर मान के बोल्ट और रिवेट, या फिर वेल्डिंग के वजह से। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं स्टील स्ट्रक्चर को ज्वाइन करने के। तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा बोल्टेड कनेक्शन को यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो रिवेट कनेक्शन होता है या फिर वेल्डिंग कनेक्शन जो होता है, एक तो इनको या फिर रिवेटिंग को थोड़ा प्री हीटिंग लगता है, राइट, ज्यादा लेबर लगता है, सुपरवाइजर लगता है। ठीक है, ये नॉइस पोल्यूशन का भी काम करता है। इसके वजह से हम बोल्टेड कनेक्शन को हमेशा रेफर करते हैं। ये क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से जो क्वेश्चंस के आंसर में बता रहा हूं आपको, छोटे छोटे हिंट जो है, ये इस स्टील स्ट्रक्चर में आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो हमेशा बोल्टेड कनेक्शन इफिशिएंट होता है ओवर द वेल्डेड कनेक्शन। ठीक है, नाउ ये होने के बाद अभी जो हमारे टाइप्स ऑफ बोल्ट्स हैं, ठीक है, इनमें दो टाइप होते हैं। एक होता है ब्लैक बोल्ट, ओके, वन इज अ ब्लैक बोल्ट, एंड अनदर वन इज अ हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। ओके, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट, राइट। ये दो तरीके से बोल्ट होते हैं दोस्तों। अभी ब्लैक बोल्ट और हाई स्ट्रेंथ बोल्ट में क्या डिफरेंस है, चलो वो जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लैक बोल्ट के बारे में। ओके, ब्लैक बोल्ट के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। ब्लैक बोल्ट ये जो होता है, ये बनता है किससे? माइल्ड स्टील रॉड। ठीक है, आर मेड फ्रॉम द माइल्ड स्टील रॉड विद अ स्क्वायर और हेक्सागोनल हेड। ठीक है, मतलब एक्चुअली अगर मैं इसकी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आपको बताऊं तो क्या होता है, देखिए, मान के चलिए इस तरीके से एक आपका, आपने बहुत बार देखा भी होगा, ठीक है, इस तरीके से आपका एक ऊपर का टॉप फोल्ड रहता है, फिर यहाँ पे एक शांक रहता है, ओके, और उसके बाद यहां से फिर ऐसे थ्रेड रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से बोल्ट्स रहते हैं। ठीक है, ये जो बोल्ट होता है इसको ब्लैक बोल्ट कहते हैं। ये जो ब्लैक बोल्ट होता है ये माइल्ड स्टील रॉड से बनाया जाता है। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूं प्रीपेड, ओके, और मेड बाय लिखता हूं मैं। ओके, मेड बाय, ओके, मेड फ्रॉम लिख देते हैं, नॉट बाय। ओके, मेड फ्रॉम माइल्ड माइल्ड स्टील रॉड। ठीक है, जो Fe4M5 बार जो होते हैं उससे बनाया जाता है। और इसका जो साइज होता है वो एक तो स्क्वायर में होता है या हेक्सागोनल हेड में होता है, ओके, इन टर्म ऑफ नट्स। अभी ये जो पर्टिकुलर ब्लैक बोल्ट है ये कौन से आईएस कोड को सेटिस्फाई करता है, मतलब कौन से आईएस कोड को फॉलो करता है? ये फॉलो करता है आईएस कोड, ओके, 1363 को फॉलो करता है। ठीक है, राइट। ब्लैक बोल्ट ये सबसे ऑर्डिनरी होते हैं, रफ होते हैं, अनफर्निश्ड होते हैं और कॉमनली यूज किए जाते हैं। ओके, ये इसका सेकंड ऑप्शन, सेकंड मतलब इसका एक पॉइंट हम कह सकते हैं। ओके, दिस इज मेड, ओके, इसका सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो ब्लैक बोल्ट्स होते हैं, ओके, द ब्लैक बोल्ट्स
Okay, these are ordinary. Okay, these are the ordinary bolts, right? ये अनफिनिश्ड होते हैं. ओके, अनफिनिश्ड हम कह सकते हैं, राइट? उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये कॉमनली यूज्ड. ओके, किसी भी नॉर्मल काम के लिए यूज किए जाते हैं, कॉमनली यूज्ड बोल्ट होते हैं. डोंट वरी दोस्तों, इस वीडियो के एंडिंग में हम आपको न्यूमेरिकल भी बताएंगे. ओके, और ये जो है लीस्ट एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब कम खर्चे में मिल जाते हैं. ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो ब्लैक बोल्ट जो होते हैं, ठीक है, ये लाइट स्ट्रक्चर्स के लिए यूज किए जाते हैं, और ये हाई स्ट्रक्चर के लिए या फिर किसी भी इम्पैक्ट, फटीग और डायनामिक लोड के लिए कभी भी रेफर नहीं किए जाते. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, ये जो ब्लैक बोल्ट है, ओके, यूज फॉर, this is only used for, okay, light structures. ठीक है, ये ध्यान में रखना, लाइट स्ट्रक्चर के लिए, मतलब जो छोटे छोटे काम होते हैं उसके लिए यूज किए जाते हैं, नॉट यूज फॉर बट नॉट यूज फॉर व्हाट, फॉर इम्पैक्ट लोड. ओके, मतलब हाई इम्पैक्ट लोड, फटीग लोड, ओके, एंड डायनामिक लोड. ठीक है, ये तीन लोडिंग के लिए कभी भी यूज नहीं किए जाते हैं. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. नाउ इसके कुछ एडवांटेजेस है ब्लैक बोल्ट के और रिवेटेड और वेल्डेड कनेक्शन. हम क्यों ब्लैक बोल्ट यूज करते हैं और रिवेट और वेल्डेड कनेक्शन? जैसे मैंने आपको बताया कि हम बोल्टेड कनेक्शन करते हैं ज्यादा से ज्यादा, रिवेट कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन हम नहीं करते हैं. तो क्या ऐसे एडवांटेजेस है जो ब्लैक बोल्ट के हैं ओवर रिवेट एंड वेल्डेड कनेक्शन? तो पहला है कि इट इज अ सिंपल टूल एंड अनस्किल्ड, इट रिक्वायर द सिंपल टूल एंड अनस्किल्ड लेबर. मतलब जो बोल्टेड कनेक्शन है उनको करने के लिए एक छोटा सा सिंपल सा टूल लगता है, और स्किल्ड लेबर नहीं, अनस्किल्ड लेबर लगता है. स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर में फर्क क्या है? स्किल्ड लेबर को ज्यादा पैसा देना होता है, अनस्किल्ड लेबर को कम पैसा देना होता है. ठीक है, इसके लिए कोई स्पेशलाइज इक्विपमेंट नहीं होता है. तीसरी चीज, इसमें माइनर डिस्क्रिपेंसीज होती है डायमेंशन में, मतलब कम ज्यादा डायमेंशन चलता है इसमें, एकदम एग्जैक्ट कट टू कट डायमेंशन नहीं होना चाहिए, थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा हुआ बोल्ट भी चलेगा. नेक्स्ट, इट इज अ नॉइसलेस, इसमें कभी भी कोई नॉइज नहीं आता है, सीधा बोल्ट कर दो, खत्म करो काम. ओके, फिर एज सुन एज द बोल्ट आर टाइटन एंड कनेक्शन स्टार्ट सपोर्टिंग द लोड. इसका यूज ऐसा है, जैसे मान के लिए जो आपका पलंग होता है घर में, जो आपका बेड है, जैसे नीचे एक रॉड का पलंग है, उसके ऊपर आपने एक वुडन की एक शीट डाल दी, बस आपने होल किया, उसके अंदर बोल्ट डाल दिया, टाइट कर दिया, सिंपल बोल्ट आप टाइट करेंगे तो इसमें कोई नॉइस नहीं हुआ. जैसे आप बोल्ट करेंगे उस चीज को आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, इट इज, और उसके बाद जिस तरीके से आप उसको फिट कर रहे हैं उसी तरीके से आप उसको निकाल भी सकते हैं, मतलब इट इज इजी टू डिसमेंटल. ठीक है, और आप उसको दूसरे जगह पे यूज भी कर सकते हैं. और इस तरीके से इस पर्टिकुलर बोल्ट का यूज करके आप अपने काम को फास्ट कर सकते हैं. लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जो बोल्टेड ब्लैक बोल्ट है, ब्लैक बोल्ट कभी भी हाई लोडिंग कंडीशन के लिए काम नहीं किया जाता है. ओके, इट इज यूज फॉर वेरी माइनर, वेरी वेरी कॉमन लोडिंग कंडीशंस. ठीक है, जैसे आप अपने घर में यूज करते हैं. ठीक है, सिंपल सी बात. नाउ अभी हम बात करेंगे हाई स्ट्रेंथ बोल्ट के बारे में. ठीक है, ये हो गया ब्लैक बोल्ट. अभी मैंने एडवांटेज इसमें नहीं लिखा, और मैं मेरे वेबसाइट पे लिख दूंगा. ओके, दूसरा है हाई, इसको थोड़ा ऊपर लेता हूं, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट. ओके, ठीक है, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट. अभी हाई स्ट्रेंथ बोल्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये जो हाई स्ट्रेंथ बोल्ट है, ये बनाए जाते हैं फ्रॉम, these are the made from, okay, these are the made from medium carbon steel. Okay, medium कार्बन स्टील से ये बनाए जाते हैं, सबसे पहली चीज. ठीक है, इनके क्लास होते हैं. ओके, यहां पे लिखता हूं, they are having, okay, they are having various classes. Okay, right, various classes like
8.8 एंड 10.9, ऐसे दो इनके क्लासेस होते हैं जो स्टील कनेक्शन में यूज किए जाते हैं। इनका जो आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है, इनके जो आइडेंटिफिकेशन होते हैं, ओके, वो इस तरीके से किए जाते हैं दोस्तों। जैसे मान के चलिए 8.8s, ओके, एंड 10.9s, ठीक है। अभी इसमें जो यस है, दिस यस, यस क्या रिप्रेजेंट करता है? यस रिप्रेजेंट हाई स्ट्रेंथ बोल्ट, ओके। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट हाई स्ट्रेंथ बोल्ट, ठीक है। ये जो एस होता है, ये हाई स्ट्रेंथ बोल्ट, ये पर्टिकुलर फिगर रिप्रेजेंट करता है। ये कभी भी भूलना मत दोस्तों, ठीक है। नाउ ये जो पर्टिकुलर बोल्ट है, जो हाई स्ट्रेंथ बोल्ट जो होते हैं, दिस बोल्ट इंड्यूस इनिशियल टेंशन, मतलब स्टार्टिंग में हाई टेंशन वो कैरी कर सकता है, इसीलिए इसको हाई स्ट्रेंथ बोल्ट कहा जाता है। यहाँ पे ये लिखना बहुत जरूरी है कि ये जो बोल्ट्स हैं, द बोल्ट्स, ओके, द बोल्ट्स with induce, okay, with induce initial tension, ठीक है, initial tension, that's why we use the high strength bolt, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें काफी अच्छी ग्रिप भी मिलती है, इसलिए हम इसको हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं इसको यहाँ पे ज्यादा बताऊंगा नहीं, सिर्फ और एक 4 पॉइंट में इसमें बताऊंगा कि ये जो हाई स्ट्रेंथ बोल्ट होते हैं, ठीक है, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट कंफर्मिंग, ओके, कंफर्मिंग आईएस कोड, मतलब किस आईएस कोड को फॉलो करना होता है? आईएस कोड 3757 को आपको फॉलो करना होता है अगर आपको इनको बनाना है तो, ठीक है ना। अभी इनके कुछ एडवांटेजेस है वो भी मैं बताना चाहूंगा। जैसे ये ग्रिप प्रोवाइड करता है, तो उसके वजह से किसी भी लेयर को ये स्लिप नहीं होने देता है, ठीक है। लोड प्रॉपरली ट्रांसफर किए जाते हैं, ठीक है, मतलब और किस फंक्शन में ट्रांसफर किए जाते हैं? जो भी लोड होता है ये फ्रिक्शन के फॉर्मेट में ट्रांसफर किए जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई नॉइज पोल्यूशन नहीं होता है, ओके, और इसमें जो डिफॉर्मेशन होता है वो कम से कम, मतलब मिनिमाइज किया जाता है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। नाउ दोस्तों, ये होने के बाद जैसे अभी हमने टाइप ऑफ बोल्ट्स देखे, अभी हम टाइप ऑफ जॉइंट्स देखेंगे, ओके। माय सेकंड पोर्शन इज टाइप्स, ओके, ऑफ जॉइंट्स। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में दोस्तों दो तरीके की जॉइंट्स होती है, ठीक है। पहली जॉइंट वो है ए नंबर, दैट इज लैप जॉइंट, ओके, और जो बी नंबर की जॉइंट है दैट इज बट जॉइंट, ठीक है। तो लैप जॉइंट एंड बट जॉइंट, ऐसी दो टाइप की जॉइंट होती है। लैप जॉइंट क्या होती है, मैं आपको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से इजी तरीके से बता देता हूं। जैसे मान के चलिए एक ऊपर प्लेट है, ठीक है, और उसके नीचे दूसरी प्लेट है। इन दोनों प्लेट्स को आपने बोल्टेड कनेक्शन से ऐसे ये कर दिया, ठीक है, ये होगी लैप जॉइंट। सिंपल, ओके, समझ में आ गया? मतलब क्या कि ये इसमें दो टाइप हो सकते हैं। अगर इसका प्रोजेक्शन देखेंगे नीचे, ओके, जैसे मान के चलिए इसका अगर मैं प्रोजेक्शन दिखाऊं ऐसे, अगर मैं यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन अगर आपको दिखाऊं, ये दो फॉर्मेट में आ सकती है। दो फॉर्मेट में कैसे, देखिए मैं बताता हूं आपको, जस्ट होल्ड ऑन। जैसे मान के चलिए एक बोल्ट यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, मतलब मैंने 3-3 बोल्ट किए हुए हैं। जैसे ये इस साइड इस तरीके से है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से अगर है, ठीक है, तो एक बोल्ट यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा, पांचवा, 6, तो इस तरीके से नीचे भी ऐसे 3 बोल्ट आएंगे। या फिर कभी कभी जिगजैग वे में बोल्टिंग होती है। जिगजैग वे मतलब क्या, कभी एक बोल्ट यहाँ पे, ठीक है, राइट, मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैं यहाँ पे जिगजैग वे आपको निकाल के दिखाता हूँ। एक बोल्ट यहाँ पे, एक बोल्ट यहाँ पे, एक बोल्ट यहाँ पे, एक बोल्ट यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से जिगजैग वे में भी बोल्टिंग की जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। दिस इज वन ऑफ द वेरी क्रूशियल
पोर्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। अगर आपको ये पता नहीं रहेगा तो आपको न्यूमेरिकल आपके सॉल्व नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एज डिस्टेंस, पिच डिस्टेंस से बहुत सारे डिस्टेंस आते हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो लैप जॉइंट उसे कहते हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ बोल्टेड कनेक्शन का यूज करके या फिर वेल्डेड कनेक्शन का यूज करके आपकी जॉइंट की जाती है। बट जब हम बात करते हैं बट जॉइंट की, व्हेन वी टॉक अबाउट द बट जॉइंट, तो बट जॉइंट में कभी भी सिर्फ बोल्टेड कनेक्शन नहीं होता है। जैसे मान के चलिए ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, ठीक है, तो हमेशा बट जॉइंट में क्या होता है, एक एक्सटर्नल प्लेट यूज की जाती है। ठीक है, बट जॉइंट में हमेशा एक्सटर्नल प्लेट्स यूज की जाती हैं, ओके, और जिनके माध्यम से आप इन दोनों प्लेट्स को क्या करते हैं, बोल्ट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं, बोल्ट करते हैं। ठीक है, और इसमें भी जिगजैग, ओके, और फिर डबल कवर, सिंगल कवर। इसमें इसमें जिगजैग का फंक्शन नहीं आता, इसमें क्या आता है, डबल कवर, सिंगल। अभी ये हो गया डबल कवर, दिस इज दी डबल कवर, ओके, DOUBLE, डबल कवर बट जॉइंट। ठीक है, और अगर मैं सिंगल कवर की बात करूं तो कैसे चलेगी, ये एक आपका फर्स्ट जॉइंट है, प्लेट है, दूसरी प्लेट है, इसके ऊपर सिर्फ एक ही आपने क्या रखी, प्लेट रखी, और उससे आपने क्या किया, एक इस तरीके से बोल्टेड कनेक्शन कर दिया। तो दिस इज व्हाट सिंगल कवर। ओके, सिंगल कवर बट जॉइंट। ठीक है, तो ये दो टाइप की जॉइंट है। ओके, नाउ अभी हम बात करेंगे कुछ शेयर फेल्यूअर्स ड्यू टू बोल्टेड कनेक्शन। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ओके, हम उसको कभी बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं। तीसरा टॉपिक है फेल्यूअर ऑफ, ओके, जस्ट वेट अ मिनट, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूं। ओके, फेल्यूअर ऑफ बोल्टेड जॉइंट। ठीक है, तो फेलियर ऑफ बोल्टेड जॉइंट में तीन टाइप के फेलियर होते हैं दोस्तों। सबसे पहला फेलियर जो है, ओके, द फर्स्ट फेलियर इज द शेयर फेलियर। ओके, फर्स्ट फेलियर इज द शेयर फेलियर। सेकंड फेलियर जो है दैट इज टेंसाइल फेलियर। ओके, एंड द थर्ड टाइप का जो फेलियर है दैट इज अ बियरिंग फेलियर। राइट, तो पहला फेल्यूर में क्या होता है, जैसे सिंपल सा बताता हूं कि ये आपका मान के चलो एक प्लेट है और आपकी दूसरी प्लेट है। तो जो आपने यहाँ पे बोल्ट किया था वो बोल्ट यहां से टूट गया। ठीक है, तो टूटने की वजह से क्या होगा, ये सेम आपकी प्लेट थोड़ी खिसक जाएगी, मतलब प्लेट खिसकने की वजह से ऑब्वियसली आपका बोल्ट टूटा होगा। ठीक है, तो आधा बोल्ट मान लो इधर रह गया, आधा बोल्ट मान लो इधर रह गया। सो दिस इज पर्टिकुलर सिनेरियो इज कॉल्ड एज अ शेयर फेल्यूर। शेयर फेल्यूर को दूसरा भी नाम है, उसको किया जाता है टीयरिंग फेल्यूर। ठीक है, इसको कहते हैं टीयरिंग फेल्यूर भी कहा जाता है। ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज। ओके, नाउ टेंसाइल फेल्यूर मतलब क्या, जो भी आपका बोल्ट होता है, वॉट एवर योर, जो भी आपका बोल्ट है, ठीक है, इस तरीके से जो आपका बोल्ट होता है, ठीक है, ये जो आपका बोल्ट है, तो बोल्ट को ऊपर से और नीचे से ज्यादा खींच लेना ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्सेस। ओके, राइट, उसको क्या कहते हैं, टेंसाइल फोर्सेस कहते हैं, टेंसाइल फेल्यूर कहते हैं। ठीक है, नाउ बियरिंग फेल्यूर किसे कहते हैं, देखिए आपका जो पर्टिकुलर बोल्ट होता है, ठीक है, उस बोल्ट में हमेशा क्या होते हैं, थ्रेड्स होते हैं नीचे, शांग के बाद क्या होता है, ऐसे थ्रेड्स होते हैं। राइट, तो ये थ्रेड्स में से थोड़ा ऐसा एक पोर्शन यहां से कट जाना ड्यूरिंग 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 बोल्टिंग, ठीक है, कट होना, तो ये कहते हैं, इसको बेयरिंग फेल्यूर कहते हैं। क्योंकि इसके वजह से वो तो लोड कैरिंग कैपेसिटी में रेडी ही नहीं है। राइट, या फिर अगर मान के लिए कि बीच में से बेंट हो जाना, तो उसको बेंडिंग फेल्यूर कहा जाता है। ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज। नाउ दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं सम टेक्निकल टर्म्स के बारे में। टेक्निकल टर्म्स के बारे में इसलिए बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि टेक्निकल टर्म्स से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले टेक्निकल टर्म ये है दैट इज हाउ टू आइडेंटिफाई। ठीक है, आईएस कोड 875 के हिसाब से, ठीक है, अगर मान के चलिए अगर आपके पास, ठीक है,
क्लास क्लास ऑफ बोल्ट, यहां पे मैं लिखता हूं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखिएगा। क्लास ऑफ बोल्ट, अगर आपका क्लास ऑफ बोल्ट मान के चलिए 4.6 है, इफ योर क्लास ऑफ बोल्ट इज 4.6, तो ये जो 4 नंबर है, ये 4 नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? 4 इज, यहां पे लिखता हूं मैं, 4 इज ओके 1 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, 100 ऑफ नॉमिनल, ओके, ऑफ नॉमिनल अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ बोल्ट, मतलब बोल्ट का 1/4 नॉमिनल अल्टीमेट स्ट्रेस होता है। तो उसके वजह से हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं? उसके वजह से हम एफ यू बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि कैसे रहेगी? 4 इंटू 100, मतलब जो भी 4.6 का जो फर्स्ट है, फर्स्ट पोर्शन 4, तो 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 400 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं? एफ यू बी निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ अभी हमें यील्ड स्ट्रेसेस निकालनी है, ठीक है, मतलब एफ यू बी एंड यील्ड स्ट्रेसेस। तो यील्ड स्ट्रेसेस कैसे निकलेगी? एफ वाई बी, ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं, तो एफ वाई बी जो रहेगा दैट इज इक्वल्स टू, जो भी 4 के बाद 0.6 बचा है, सो दैट इज 0.6 मल्टीप्लाई बाय जो एफ यू बी आया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वो आपको कितना मिलेगा? 240 न्यूटन पर एम स्क्वायर, विच बिकम व्हाट? यील्ड स्ट्रेसेस, okay, which become what? The yield stresses, right? तो सिमिलरली फॉर बोल्ट प्रॉपर्टी क्लास 8.8 के लिए अगर हम निकाल के देखें तो क्या होगा? 8 इंटू 100 एंड 0.8 इंटू जो भी उसकी वैल्यू आएगी वो, राइट? तो ये आपका क्लास ऑफ बोल्ट निकालना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। नाउ अभी हम बात करते हैं, ठीक है, नेट इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालते हैं। ग्रॉस एरिया मतलब क्या होता है? पूरा एरिया, ठीक है, ग्रॉस एरिया मतलब क्या होता है? पूरा एरिया। लेकिन अगर हमें निकालना है नेट इफेक्टिव, ओके, नेट इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, अगर हमें नेट इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है तो स्टील स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और उसका जो फार्मूला होता है वो रहता है 0.78 इंटू ग्रॉस एरिया, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर फार्मूला दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। नेट एरिया इज मल्टीप्लाई ऑफ 0.78% ऑफ एजी और 0.8 ऑफ एजी ग्रॉस एरिया। नाउ पिच क्या होता है? पिच ये जो होता है, ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ एनी टू एडजेसेंट होल इन द डायरेक्शन ऑफ लोड स्ट्रेसेस। मतलब मान के चलिए यहां पे मैं लिखता हूं पिच, सॉरी, इसको मैं लिखता हूं पिच। पिच मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ पिच? पिच मतलब अगर मान के चलिए ये आपका एक ऐसा प्लेट है, इसके ऊपर आपने यहाँ पे ऐसे बोल्ट डाल के रखे, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो होता है इसको हम कहते हैं क्या है? पिच। और मतलब सेंटर टू सेंटर ऑफ बोल्ट जो एरिया होता है उसको क्या कहते हैं? हम पिच कहते हैं। और यहां से लेके इतना जो एरिया होता है, मतलब एज से लेके, आउटर एज से लेके सेंटर तक का जो एरिया होता है उसको करते हैं एज डिस्टेंस, ठीक है, उसको क्या करते हैं? एज डिस्टेंस कहते हैं। तो पिच निकालने का अलग अलग फार्मूला होता है, मिनिमम पिच का अलग अलग फार्मूला होता है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मिनिमम पिच कितना होता है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। पिच के दो टाइप होते हैं, एक तो मिनिमम पिच, ओके, ए इज अ मिनिमम पिच, ठीक है, मिनिमम पिच, और बी जो होता है वो होता है मैक्सिमम पिच। आई नो गाइज ये थोड़ा लेंदी है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। मिनिमम अगर पिच निकालना है तो उसका फार्मूला है 2.5 मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट, ओके, नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट। अभी नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट क्या होगा दोस्तों? नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट मतलब 12 mm का बार है तो हो गया 12 mm का बार, ठीक है, 14 mm का बार है तो हो गया 14 mm का बार, दैट इज नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम पिच निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? दैट इज गिवन बाय फार्मूला, वो रहता है 32 इंटू टी, वेर टी इज अ थिकनेस ऑफ द प्लेट,
और एंगल, ठीक है, वेयर टी इज इक्वल्स टू थिकनेस ऑफ प्लेट और एंगल, ठीक है। नाउ अगर सेम पिच आपको टेंशन, कंप्रेशन और फास्टनर्स में निकालनी है तो वो कितनी निकलेगी वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। अगर आपको पिच सिर्फ इसमें नहीं, मिनिमम मैक्सिमम के साथ ही साथ अगर आपको, ठीक है, पार्ट्स इन टेंशन में निकालनी है, ठीक है, पार्ट्स इन टेंशन में निकालनी है तो वो कितनी रहेगी, दैट इज 16T और 200 mm मैक्सिमम, ठीक है। मतलब अगर आपको टेंशन का पोर्शन में सॉल्व करना है तो उसमें अगर आपको पिच लगानी है तो पिच आपके 16T होनी चाहिए और 200 mm तक होनी चाहिए, ठीक है। नाउ सेकेंड जो थे, जिसमें से जो भी यहां पे लिख देता हूं, तीनों में से जो भी मैं लिखूंगा यहां पे, विच एवर इज लेस दैट इज कंसिडर, दैट वैल्यू इज कंसिडर एज अ पिच, ओके, विच एवर इज लेस। तीनों में से जो भी कम होगा, मतलब पार्ट तीन टेंशन के लिए अगर आप पिच निकालो तो 16T और 200 में से जो भी कम वैल्यू होगी वो एज अ पिच आप कंसिडर करेंगे। सेकेंड नंबर जो है दैट इज पार्ट्स इन कंप्रेशन, ओके, पार्ट्स इन कंप्रेशन, ठीक है। इसमें अगर आपका 12T है और 200 mm है तो वो आप कंसिडर कर सकते हैं कंप्रेशन के लिए। अगर आप ट्रैकिंग, अगर आपका फास्टेनर्स है, ओके, क्या है, ट्रैकिंग फास्टेनर्स है, ठीक है, तो उसके लिए आप कितना रहेगा, 32T, ओके, और 300 mm, ठीक है। इसमें से जो भी कम होगा वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है दोस्तों जो मैंने आज आपको बताया है। कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट हम शेयर में, टेंशन में, बियरिंग में कैसे निकालते, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।